अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है हमारे फ्री जीबीबी कोर्स 2025 के मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बाकी मानदा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जो हमारे कोर्स में जिनका नाम लिया जाएगा वो आप आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ताकि कहीं भी आपको अगले लेक्चर समझने में दुश्वारी पेश ना आए। अगर आप चाहते हैं कि अगले आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको अच्छे अंदाज से समझ आ सकें और उनकी हर चीज़ आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, तो ये तमाम जो टर्म्स हैं लेक्चर नंबर 1 की और 2 की, आपके लिए जानना, समझना और याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। उससे पहले आप घंटी के बटन प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आइंदा लेक्चर्स आप मिस ना करें। आज के लेक्चर में जो सबसे पहली टर्म है जिसको हमने समझना है वो लिंक इंसर्शन और जिसका दूसरा नाम निश एडिट है। अब लिंक इंसर्शन या निश एडिट से मुराद क्या है? देखिए, बाज़ का ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल प्रोवाइड करता है और कहता है जी ये वाला मेरा आर्टिकल जो है फ़लाँ वेबसाइट के ऊपर जाके पब्लिश करवाते हैं। जब हम ये करवाएंगे उसके अंदर उसका बैकलिंक लगा होगा ऑलरेडी, तो इसको हम कहेंगे ये प्रॉपर एक गेस्ट पोस्ट है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट कहता है जी कि मैं आर्टिकल आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, बल्कि फ़लाँ वेबसाइट के ऊपर जो मुझे आपने दिखाई थी फ़लाँ वेबसाइट, उस फ़लाँ वेबसाइट के ऊपर फ़लाँ आर्टिकल में सिर्फ मेरा लिंक ऐड कर दो। यानी पहले से पुराने पब्लिश शुदा आर्टिकल में पर्टिकुलर जगह पे जाके वहाँ मेरा लिंक ऐड कर दो। जिस तरह आपके सामने यहाँ पे एक आर्टिकल है जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दिखा रहा था। तो यहाँ पे आर्टिकल है व्हाट आर द पॉपुलर ऐप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस। फ़र्ज़ करें क्लाइंट को ये साइट पसंद आ जाती है और क्लाइंट की जो वेबसाइट है वो भी ऐप्स से मुतल्लिक़ है, स्मार्ट वॉचेस से मुतल्लिक़ है। तो क्लाइंट ने कहा जी ऐसा करें कि आप ये द आर्टिकल जो 31 जनवरी 2021 को पब्लिश हुआ था, आप सिर्फ इस आर्टिकल में जाके एक काम करें कि जहाँ पे एप्पल वॉच ब्रीथ ऐप है वहाँ पे सिंपल मेरा लिंक ऐड कर दें। यानी ये अब बन जाएगा एंकर और इस एंकर के पीछे उसका बैकलिंक ऐड हो जाएगा। अब ये बैकलिंक कौन ऐड करेगा? ये हम ऐड नहीं करेंगे, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे एडमिन से, जो वेबसाइट का मालिक होगा उससे रिक्वेस्ट करेंगे। और वेबसाइट का जो मालिक है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाके क्लाइंट का जो लिंक है वो ऐड कर देगा और ये जो प्रोसेस होगा इसे कहा जाएगा ये लिंक सेशन है, या इसी का दूसरा नाम है निश एडिट। अब यहाँ सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि क्लाइंट्स लिंक सेशन या निश एडिट क्यों करवाते हैं? देखें, जब हम फ्रेश आर्टिकल पब्लिश करते हैं ना, करवाते हैं फ्रेश आर्टिकल, तो उसको उसने गूगल में इंडेक्स होना है, यानी गूगल के रिकॉर्ड में शामिल होना है, और उसके बाद उसने फिर आगे रैंकिंग प्रोसेस के अंदर आना है और फिर उसका फ़ायदा मिलना स्टार्ट होना है। फ्रेश आर्टिकल का फ़ायदा मिलना क्लाइंट को थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, लेकिन अगर क्लाइंट पहले से पुराने पब्लिश शुदा आर्टिकल में लिंक ऐड करवा ले तो उसे फ़ायदा मिलने का जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। लिहाजा कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि गेस्ट पोस्ट पब्लिश नहीं करवानी है, हमने जस्ट लिंक सेशन करवानी है। तो इसी वजह से हमें जो टर्म है निश एडिट की या लिंक सेशन की हमें पता होनी चाहिए, और हमने जब वेंडर्स के साथ डील करनी है गेस्ट पोस्ट की तो साथ हमने लिंक सेशन और निश एडिट की प्राइस भी उनसे पूछनी है, ताकि पहले से हमें पता हो कि गेस्ट पोस्ट पब्लिश करने की प्राइस इतनी है और पहले से पुराने पब्लिश शुदा आर्टिकल में लिंक ऐड करवाने की प्राइस इतनी है। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है प्रेस रिलीज बैकलिंक्स की। एक्चुअली जो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स हैं, मैंने बताया स्ट्रॉन्गेस्ट बैकलिंक्स होते हैं। गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स के अलावा बैकलिंक्स की और काफ़ी टाइप्स हैं जो कि मार्केट में काफ़ी कॉमन है। उनके फ़ायदे निस्बतन कम होते हैं, लेकिन उनको जानना ज़रूरी है। जिस तरह जो प्रेस रिलीज बैकलिंक्स हैं ये भी कदरे स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स होते हैं और काफ़ी फ़ायदा देते हैं बाज़ औक़ात। अब एक्चुअली ये होता क्या है? प्रेस रिलीज से मुराद क्या है? प्रेस रिलीज से मुराद एक न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी फ़र्ज़ करें मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी ने कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, कोई नई ऑफ़र लॉन्च की है, मैंने उसकी एक ख़बर बना के मैंने एक प्रेस एजेंसी को मैंने दे दी, लो जी इसको ज़रा वायरल कर दो, मुख्तलिफ न्यूज़ वाली जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाके पब्लिश करवा दो उसको। तो ये जो मेरा आर्टिकल बहुत सारी साइटों पे जाके न्यूज़ टाइप जो आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, इसे कहा जाएगा ये प्रेस रिलीज़ है। यानी बहुत कम अरसे में मेरे बहुत ज़्यादा लिंक्स बिल्ड हो जाएंगे। इनमें से कुछ डू फॉलो होंगे, कुछ नो फॉलो होंगे, कुछ इंडेक्सेबल होंगे, कुछ नॉन इंडेक्सेबल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आउटलेट्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा साइटों के ऊपर मेरे लिंक्स बिल्ड हो जाएंगे। और जब बाज़ का जब ये अच्छे लिंक्स बिल्ड होते हैं तो हमारी वेबसाइट को यकदम एक बूस्ट मिलता है और इसकी रैंकिंग और ट्रैफिक में इजाफा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने अभी ये जो एक पेज ओपन किया है, तो यहाँ देखें ये एक कंपनी है 51 लैब्स
इनकॉर्पोरेशन के नाम से ये कंपनी है। तो यहाँ पे प्रेस रिलीज का टाइटल क्या है कि फलां कंपनी ने क्या किया है, अनाउंसिस मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट्स एंड शेयर होल्डर अपडेट्स। अब इसके अंदर क्या हुआ कि यहां पे देखिएगा कि इसके अंदर यहां पे लिंक लगा हुआ है उस कंपनी का, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिंक लगा हुआ है। तो ये एक न्यूज़ भी चल गई, साथ कंपनी को लिंक भी मिल गया, कंपनी की बात कर दी, देखिए यहां पे लिंक है, कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं कि फ़लाँ कंपनी है, फ़लाँ कंपनी का नुमाइंदा है, उसका फ़ोन नंबर ये है, उसकी ईमेल आईडी ये है। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, यानी जिस कंपनी की डिटेल चल रही हैं, जिस कंपनी की प्रेस रिलीज चली है, उस कंपनी की डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क आप ज़हन में रखिएगा कि जब हम गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवाते हैं तो बड़े ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के जहनों में ये सवाल पैदा होते हैं कि क्या एक आर्टिकल लिखवा के 50 साइटों के ऊपर पब्लिश करवाया जा सकता है एज अ गेस्ट पोस्ट। तो इसका सिंपल आंसर है नो। ये आंसर नो क्यों है, आगे चल के इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली इसका आंसर है नो। अगर हमने 50 साइटों पे आर्टिकल्स पब्लिश करवाने हैं, गेस्ट पोस्टें पब्लिश करवानी है, तो हमें 50 यूनिक आर्टिकल चाहिए होंगे। लेकिन प्रेस रिलीज के केस में ये बात ऑपोजिट है। अगर मैंने 50 न्यूज़ टाइप साइटों के ऊपर ये प्रेस रिलीज चलानी है तो मेरा एक ही आर्टिकल उन 50 साइटों के ऊपर सिंडिकेट हो सकता है और वहाँ पे अटैच होकर चल सकता है। तो लिहाजा प्रेस रिलीज में फ़ायदा क्या हुआ कि एक ही आर्टिकल लिखवाया आपने, एक ही न्यूज़ टाइप कंटेंट लिखवाया और उसे आपने बहुत ज़्यादा साइटों पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इससे आपको बहुत ज़्यादा लिंक्स मिल जाते हैं। प्रेस रिलीज के बाद बारी आती है फुटर बैकलिंक्स की। अब फुटर बैकलिंक्स क्या होता है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एडमन से जब हमने डील्स करनी है वेंडर के साथ तो हमने गेस्ट पोस्ट की प्राइस पूछनी है, हमने लिंक सेशन की प्राइस पूछनी है। इसी तरह कुछ क्लाइंट्स डिमांड करते हैं कि हमें फुटर बैकलिंक्स चाहिए। अब फुटर बैकलिंक्स क्या होते हैं, जिस तरह अभी आपके सामने डिज़ाइंस वैली को मैंने ओपन किया हुआ है। अब डिज़ाइंस वैली को अगर हम यहाँ पे नीचे जाएं, अगर हम टॉप पे देखें तो ये जो आपको ये पट्टी दिखाई दे रही है ये हेडर है, और जब नीचे जाएंगे बिल्कुल लास्ट में तो ये जो आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड फुटर। आप इस वेबसाइट का जोन सा मर्जी पेज खोल लें, ये फुटर यहीं पे ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब इस फुटर के अंदर अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट में यहाँ पे नेटवर्क वेबसाइट्स के अंदर 3 साइटों के लिंक्स ऐड किए गए हैं। जी बॉबर जो कि हमारी अपनी साइट है, शहजाद मिर्जाज वेबसाइट ये भी अपनी वेबसाइट है, एम्प्टी थॉट्स ये भी हमारी अपनी वेबसाइट है। तो हमने अपनी ही 3 साइटों को फुटर में लिंक के तौर पर वहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये जो हम फुटर में अपनी साइटों को ऐड कर रहे हैं, उनके लिंक्स लगा रहे हैं, तो इन लिंक्स को हम बोलते हैं ये फुटर बैकलिंक्स हैं। ये जो फुटर बैकलिंक्स होते हैं इनकी मंथली कॉस्ट होती है आमतौर पर, इनकी मंथली कह लें कि रेंटल पे ये लिंक्स लगते हैं। तो अगर 1 मंथ की हमने लिंक चाहिए 1 मंथ के लिए तो उसके पर्टिकुलर फ़ीस होती है, फिर अगले मंथ की मज़ीद फ़ीस होगी। तो इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो एडमन्स हैं वो इसको अलाउ करते हैं कि नहीं करते। मोस्टली जो वेंडर्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ वेंडर ऐसे होते हैं जो कि अलाउ कर देते हैं। तो लिहाजा क्लाइंट अगर आपसे पूछता है कि मुझे फुटर बैकलिंक्स किन किन साइटों पे मिल सकते हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि फ़लाँ साइटें फुटर बैकलिंक्स अलाउ कर रही हैं और फ़लाँ साइटें अलाउ नहीं कर रही। फुटर बैकलिंक्स के बाद बारी आती है वेब 2.0 बैकलिंक्स की। वेब 2.0 बैकलिंक्स क्या हैं? देखें, जब हम वेबसाइट की बात करते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने अपनी प्रॉपर एक वेबसाइट बनानी है तो उसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि मैं डोमेन बाय करूँगा। डोमेन का मतलब है वेबसाइट का एक नाम मैं बाय कर लूँगा। वो नेम चीप से कर लें, गोडैडी से कर लें, होस्टिंगर से कर लें। मैं वेबसाइट का नेम बाय करूँगा, उसके बाद मैं होस्टिंग बाय करूँगा, किसी भी अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर से मैं होस्टिंग बाय कर लूँगा। उसके बाद मैं डोमेन को अटैच करूँगा होस्टिंग के साथ, वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, अपनी वेबसाइट बिल्ड करूँगा। उसके बाद उसके ऊपर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लगाने का काम करूँगा। इसमें मेरे अखराजात भी होंगे और बाकी तो मेहनत तो हो ही रही है यहाँ पर। लेकिन जो प्लान बी है वो क्या है? प्लान बी ये है कि फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता हूं, मैं सिर्फ टेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे आर्टिकल कितने अच्छे लिखे जा रहे हैं या लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब मैं प्रॉपर डोमेन होस्टिंग बाय करूंगा तो मेरा एनुअल जो एक्सपेंस है वो तकरीबन को 10 से 12 हज़ार मेरा खर्चा तकरीबन आएगा कम अज़ कम। लेकिन कुछ वेबसाइटें ऐसी हैं जो कि फ्री में आपको वेबसाइट बनाना अलाउ कर देती हैं। यानी एक बड़ी वेबसाइट है, वो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप उसके अंदर अपनी एक फ्री वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं जिसकी कोई कॉस्ट नहीं। जिस तरह अभी आपके सामने मैं दिखाता हूं कि wordpress.com, जिस तरह ये wordpress.com है, आप इसके अंदर जाके आप किसी भी नाम से अवेलेबल नेम जो होगा उससे आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगा सकते हैं। जिस तरह
आप इसका यूआरएल चेक कीजिएगा wordpress.com/home/farhanbilal.wordpress.com। यानी ये यूआरएल शो कर रहा है कि जो वेबसाइट है वो क्या है, मेन वेबसाइट wordpress.com है और उसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट जो बनाई हुई है वो farhanbilal.com है। तो मेन ये क्या लिंक आ गया, farhanbilal.wordpress.com। तो ये जो मैंने वेबसाइट बनाई है इस प्लेटफॉर्म के अंदर जाके, इसके अंदर वेबसाइट बना के जब मैं आर्टिकल पब्लिश करूंगा, उसमें लिंक्स लगाऊंगा, तो इन लिंक्स को नाम दिया जाएगा वेब 2.0 बैकलिंक्स। जब प्रॉपर डोमेन होस्टिंग बाय करके आर्टिकल पब्लिश किए जाएंगे और लिंक्स लगाए जाएंगे, वो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स हैं। और जो इस तरीके से लगाएंगे इन्हें कहा जाएगा ये वेब 2.0 बैकलिंक्स। नेक्स्ट टर्म है कम्युनिटी वेबसाइट्स फॉर लिंक बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे ना बाज़ औक़ात जब मैं भी इस फील्ड में नया आया तो मुझे भी थोड़ा सा ये धोखा लगा। इसके अंदर कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं कि जहाँ तो आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप वेबसाइट बिल्ड नहीं कर पाते, बल्कि वो सिर्फ आपको साइन अप की ऑप्शन देते हैं। आप वहाँ साइन अप करें और साइन अप करने के बाद वहाँ पे अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं। दोनों में फ़र्क समझना आपने। वेब 2.0 में क्या चीज़ है कि आप किसी वेबसाइट पे जाके उसके अंदर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, फिर कंटेंट लगाते हैं। जबकि जो कम्युनिटी साइट्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपने उसके अंदर अपनी साइट नहीं बनानी, आपने उन्हीं की साइट पे कंटेंट लगाना है, लेकिन उसमें आपकी प्रोफाइल बन जाती है, आपका एक सेक्शन बन जाता है जहां पे अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर क्लास में बताता हूं कि मैंने अपने करियर की जो सबसे पहली गेस्ट पोस्ट लगाई थी, मैंने एक वेबसाइट पे लगाई। एक्चुअली वो गेस्ट पोस्ट नहीं थी, मुझे भी थोड़ा धोखा हो गया उस वक्त। तो बाद में ये चीज़ समझ आई कि ये एक्चुअली गेस्ट पोस्ट नहीं होती। अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। वेबसाइट का नाम था blogliving.com, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने सिंपल इसके ऊपर साइन अप किया हुआ है और मैं सिंपली जब क्लिक करूँगा न्यू पोस्ट के ऊपर, तो जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे टाइटल ऐड करने की ऑप्शन आ रही है। से समथिंग में पूरा आर्टिकल कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ फोटोज़ आप ऐड कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल आपका पब्लिश हो जाएगा। लेकिन ये जो आर्टिकल आपका पब्लिश होगा ये गेस्ट पोस्ट नहीं होगी, बल्कि ये एक कंटेंट आपने कम्युनिटी साइट के ऊपर शेयर किया है, उसके अंदर बैकलिंक लगा दिया है। कुछ कम्युनिटी साइट्स ये आपको डू फॉलो लिंक अलाउ करती हैं और कुछ कम्युनिटी साइट्स आपको नो फॉलो लिंक अलाउ करती हैं। तो इन बैकलिंक्स की जो वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा नहीं होती है। लोग वेब 2.0 बैकलिंक्स या ये कम्युनिटी बैकलिंक्स क्यों बिल्ड करते हैं? सिर्फ अपनी तादाद बढ़ाने के लिए बैकलिंक्स की। जो मेन पावरफुल बैकलिंक्स हैं वो या तो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स हैं या डू फॉलो वाले प्रेस रिलीज बैकलिंक्स हैं। अब नेक्स्ट टर्म है होम पेज ब्लॉग पोस्ट। अब देखें हमारे पास एक वेबसाइट, जिस तरह ये वेबसाइट है, अगर मैं इसके होम पेज पे चलता हूँ तो यहाँ देखिए होम का बटन बना हुआ है। जब इसके होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये पोस्टें नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ पोस्टें मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये जो पोस्टें यहाँ पे शो हो रही हैं इन्हें कहा जाएगा ये होम पेज वाली ब्लॉग पोस्ट हैं। ये होम पेज पे हमें शो हो रही हैं। लेकिन होता क्या है कि देखें ये कुछ पोस्टें यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं, जैसे ही कुछ नए आर्टिकल पब्लिश होंगे तो पुराने आर्टिकल होम पेज से हट जाएंगे, पीछे चलते जाएंगे और नए आर्टिकल होम पेज पे शो होना शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर जो वेबसाइट की सेटिंग होती है वो ये होती है कि जो रिसेंट आर्टिकल्स हैं, जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, वो होम पेज पे शो होते हैं, पुराने आर्टिकल आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पे बास का क्लाइंट हमें कहता है जी कि मेरा जो आर्टिकल है मुझे 1 माह तक होम पेज पे चाहिए कि वो होम पेज से हटे ना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट के एडमिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप 1 महीने के लिए मेरी पोस्ट को होम पेज पे पिन करेंगे तो बताएं उसके क्या एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, क्योंकि इस चीज़ के अक्सर एडमिन जो हैं एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। कि वैसे जो रेगुलर आपका दुरानिया है वो उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अपनी पोस्ट को होम पेज पे ठहराना है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, उनको आप वो पे करते हैं। उससे आपकी पोस्ट उतने दिन के लिए होम पेज पे स्टे कर जाती है। जो पोस्ट होम पेज पे स्टे करती है उससे ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलती है, उससे पावर भी अक्सर ज़्यादा मिल रही होती है। तो लिहाजा कुछ क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो मैक्सिमम टाइम के लिए होम पेज पे ठहरे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये GBB कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहाँ पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर
व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो टर्म है गूगल इंडेक्सिंग। गूगल इंडेक्सिंग से मुराद क्या है, ये बात थोड़ी सी डिटेल से समझनी पड़ेगी आपको कि जब हम किसी भी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करते हैं जो वेबसाइट गूगल के रिकॉर्ड में है, उसमें जब हम आर्टिकल कोई भी पब्लिश करते हैं, कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, कोई फोटो ऐड कर रहे हैं, कोई वीडियो ऐड कर रहे हैं, तो गूगल का जो क्रॉलर है, जो रोबोट है, वो आता है, उस पूरे आर्टिकल को A to Z पढ़ता है, और अगर उसे वो आर्टिकल अच्छा लगे और वो आर्टिकल यूनिक हो, यूनिक से मुराद क्या है, वो आर्टिकल पहले कहीं और ना पब्लिश हुआ हो, तो गूगल का जो क्रॉलर है उस आर्टिकल को पढ़ के अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लेता है। तो आर्टिकल को अपने रिकॉर्ड में, गूगल के रिकॉर्ड में शामिल करने का जो प्रोसेस है, इसे कहा जाता है, ये गूगल इंडेक्सिंग है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कोई आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा, जब तक कोई आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा, वो गूगल की रिकॉर्ड में या गूगल की सर्च में शो नहीं होगा, और जब तक वो गूगल की सर्च में शो नहीं होगा, वो रैंक भी नहीं करेगा। लिहाजा रैंकिंग बाद में आती है, इंडेक्सिंग पहले आती है। तो आर्टिकल की जो इंडेक्सिंग है वो करवाना या होना ज़रूरी है। अब क्लाइंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं जी हमारा आर्टिकल इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें गारंटी दें हमारा आर्टिकल इंडेक्स होगा। तो ये गारंटी हम नहीं दे सकते डेफिनेटली। अगर मेरी अपनी वेबसाइट होगी तो फिर मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी यानी वेंडर्स की साइटों पे आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हैं तो ये गारंटी हमें वेंडर से ही लेनी पड़ेगी। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि आर्टिकल्स की इंडेक्सिंग चेक कैसे की जाए। तो चेक करने का जो प्रोसेस है अभी हम देख लेते हैं कि आर्टिकल की इंडेक्सिंग चेक कैसे की जाए कि आया कि वो गूगल के रिकॉर्ड में ऐड हो चुका है या नहीं हो चुका। फर्ज करें ये आर्टिकल है और जो फर्ज करें वेंडर ने हमें पब्लिश करके दिया, मैं चेक करना चाहता हूं कि ये आर्टिकल इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैं जो इसका यूआरएल है टॉप पे आ रहा है, मैं इसका यूआरएल पकड़ूंगा, इसे मैं कॉपी करूंगा। जो लाइव लिंक होता है ना, लाइव लिंक को मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा गूगल के पास, और गूगल की सर्च में जाके मैं लिखूंगा यहाँ पे साइट, और साथ लगाऊंगा कॉलन, और साथ में लगाऊंगा पेस्ट कर दूंगा वो जो लाइव लिंक है। अब जब इसको एंटर दबाऊंगा तो अगर तो ये आर्टिकल हमें यहाँ पे शो हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है। लेकिन अगर ये आर्टिकल यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ। बाज़ का ये होता है कि गूगल पहले आर्टिकल्स को इंडेक्स कर लेता है, लेकिन बाज़ को तो वेबसाइट में कोई खराबी आती है तो वो आर्टिकल डी इंडेक्स हो जाता है। जिस तरह अभी ये आर्टिकल जब हमने पब्लिश करवाया था उसके कुछ दिन बाद ये इंडेक्स हो चुका था, लेकिन अब मैंने रिसेंटली जब अब चेक किया है तो ये डी इंडेक्स हो चुका है, यानी गूगल के रिकॉर्ड में से रिमूव हो चुका है। कोई और आर्टिकल हम चेक करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये डिज़ाइन वैली पे लगे हुए आर्टिकल्स हैं, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये वाला आर्टिकल इंडेक्स है गूगल में कि नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, आर्टिकल को ओपन करूँगा, आर्टिकल का जो यूआरएल है मैं उसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा गूगल के पास, और गूगल में जाने के बाद मैं उसको यहाँ पे गूगल की सर्च में जाके मैं उसको यहाँ पे मेंशन करूँगा साइट कॉलन, और साथ मैं लगाऊँगा ये यूआरएल जो है कॉपी पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद चेक करेंगे, देखें जब मैंने इसको पेस्ट करके सर्च किया, ये जो टॉप पे हमारे पास आर्टिकल है ये वही वाला आर्टिकल है जो कि मैंने अभी डाल के चेक किया था। तो अगर ऐसे करने से वो आर्टिकल गूगल की सर्च में शो हो जाता है तो दैट मीन्स वो गूगल के रिकॉर्ड में जा चुका है, वो इंडेक्स हो चुका है। गूगल इंडेक्सिंग के बाद जो साथ ही रेलेवेंट एक टर्म है जिसे कहा जाता है गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट्स। गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट्स मुराद ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको गूगल ने समझ लिया है कि ये न्यूज़ टाइप कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट ये शेयर कर रहे हैं, और इनका फ़ायदा ये होता है कि जो गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइटें होती हैं उन साइटों का जो कंटेंट है वो बहुत जल्दी इंडेक्स होता है, यानी गूगल उन्हें फ़ौरन अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लेता है। अभी आर्टिकल पब्लिश किया, चंद सेकंड्स के बाद वो फ़ौरन क्या करता है, वो इंडेक्स हो जाता है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, हम जब आर्टिकल एक नई वेबसाइट शुरू करते हैं, हम आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं और गूगल का क्रॉलर जो है ना उसको जल्दी इंडेक्स नहीं करता। हम गूगल से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ये आर्टिकल इंडेक्स कर लो। लेकिन जब कोई वेबसाइट गूगल न्यूज़ अप्रूव होती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही उस पर आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो फ़ौरन इंडेक्स हो जाता है, यानी क्लाइंट को फ़ायदा मिलना फौरी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो वेबसाइट गूगल न्यूज़ अप्रूव नहीं होती उसके जो आर्टिकल्स हैं वो जल्दी इंडेक्स नहीं होते, थोड़ा टाइम लगता है, जिससे क्लाइंट को फ़ायदा मिलना थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है टैट, TAT मुखफ़फ़ है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम से मुराद ये है कि हम जो काम करवा रहे हैं हमारा काम कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ करें अभी मैंने अगर फ़र्ज़ करें अभी दिन के 12 बजे हैं
तो मैंने 12 बजे कंटेंट शेयर किया वेंडर के साथ, तो वेंडर मुझे कहता जी मैं आपका जो आर्टिकल है 24 घंटे में पब्लिश कर दूंगा, यानी मैं अगले दिन 12 बजे तक पब्लिश कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेबसाइट का जो टैट है, जो टर्न अराउंड टाइम है, वो 24 आवर्स है। तो टैट से मुराद कि हमारा आर्टिकल कितने अरसे में पब्लिश होकर हमें मिल जाएगा। तो अक्सर क्लाइंट हमसे ये पूछते हैं कि मेरा आर्टिकल कितनी देर में मिल जाएगा मुझे, तो लिहाजा हमने वेंडर से, हर वेंडर से जब डील करनी है तो उससे हमने टैट का लाजमी पूछना है, ताकि हम क्लाइंट को बता सकें कि फ़लाँ वेबसाइट का टैट इतना है और फ़लाँ वेबसाइट का टैट जो है इतना। टैट के बाद बारी आती है प्लेजरिज्म की। प्लेजरिज्म से मुराद है कॉपी पेस्टेड कंटेंट, यानी एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल वेबसाइट पे ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, तो वेबसाइट पे जो आर्टिकल पब्लिश हो चुका है मैंने उसी को कॉपी किया, कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। तो गूगल का जब क्रॉलर आया उसने क्या देखा कि ये वाला सेम कंटेंट, ये वाला तो ऑलरेडी मैं कहीं पे मैंने देखा हुआ है और मैंने उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड में शामिल किया हुआ है, तो मैं इसको दोबारा अपने रिकॉर्ड में शामिल क्यों करूं। तो जो क्रॉलर है वो उस कंटेंट को आमतौर पर अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं करता, यानी वो आर्टिकल इंडेक्स नहीं होता। अब ये जो कॉपी पेस्टेड कंटेंट था, जो ऑलरेडी किसी का हमने चुराया है, चोरी किया है और अपनी साइड पे लगा दिया है, इसे कहा जाता है ये प्लेजराइज्ड कंटेंट है, यानी इसमें प्लेजरिज्म मौजूद है। तो जब हम एडमिन को कंटेंट शेयर करते हैं तो एडमिन अक्सर हमें कहता है कि आपका जो कंटेंट है वो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, वो 100% यूनिक होना चाहिए, यानी आप कहीं से कॉपी ना करें, खुद अपने अल्फाज में लिख के या अपने राइटर से लिखवा के फ्रेश कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि उससे भी फ़ायदा मिले और आपको भी फ़ायदा मिले। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि प्लेजरिज्म चेक कैसे किया जाए। तो गूगल पे बहुत सारे फ्री टूल्स मौजूद हैं जिन पे जाके आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। जिस तरह गूगल पे अगर हम सर्च करें फ्री प्लेजरिज्म चेकर, तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने सर्च करता हूँ फ्री प्लेजरिज्म चेकर के नाम, जब मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे। जिस तरह सबसे ऊपर स्मॉल एसटी टूल्स के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे डुप्ली चेकर के नाम से है, ग्रामरली है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप जो प्लेजरिज्म है वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आया कि ये आर्टिकल पहले पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। प्लेजरिज्म के बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो है जी एआई कंटेंट। जिस तरह जब से चैट जीपीटी आया है तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो एआई कंटेंट लिख लिख के पब्लिश करवाते रहते हैं, जिससे एडमिन जो है वो आजकल नाराज़ होते हैं और वो उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो हमने ये चेक करना है, कंटेंट फॉरवर्ड करने से पहले हमने ये चेक कर लेना है कि क्या ये आर्टिकल एआई रिटन है या ह्यूमन रिटन है। तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जहाँ पे आप जाके फ्री में साइन अप करके कंटेंट चेक कर सकते हैं कि आया कि वो एआई रिटन है या फिर वो ह्यूमन रिटन है। जिस तरह कॉपी लीक्स है, ज़ीरो जीपीटी है, इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जाके आप उनका जो एआई कंटेंट की परसेंटेज है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है सैम्पल गेस्ट पोस्ट। अक्सर क्लाइंट्स हमसे कहते हैं जी कि आप ऐसा करें कि फ़लाँ वेबसाइटें मुझे पसंद आ गई हैं, आप मुझे दिखाएं कि जब मेरा आर्टिकल यहाँ पब्लिश होगा तो वो किस तरह का नज़र आएगा। एक्चुअली वो क्या चीज़ चेक करना चाह रहे होते हैं कि अगर तो वो आपकी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ले रहा हो तो वो आपकी कंटेंट राइटिंग की जो क्वालिटी है वो चेक करना चाह रहा होता है। मीनवाइल वो ये देखना चाह रहा होता है कि आप जो सैम्पल पोस्ट शेयर करेंगे उस सैम्पल पोस्ट का जो यूआरएल है उसको देख के उसे आइडिया हो जाता है कि आया कि मेरा जो आर्टिकल पब्लिश होगा क्या वो मेन डोमेन पे होगा या सब डोमेन पे होगा या वेब 2.0 टाइप होगा या कम्युनिटी टाइप साइट के लिहाज से होगा। तो अक्सर यूआरएल देख के हमें आइडिया हो जाता है, या प्रेस रिलीज टाइप होगा, पांचवी चीज़ ये भी आ जाती है। तो यूआरएल देख के अक्सर क्लाइंट पहचान जाते हैं कि मेरा जो कंटेंट है वो किस तरह का पब्लिश हो रहा है। कुछ साइटें ऐसी हैं जिस तरह बार चार्ट है, मार्केट वॉच है, इन वेबसाइटों पे जो गेस्ट पोस्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जब बात आती है प्रेस रिलीज की वो हमें सस्ती मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट को कहते ये हैं कि गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवाएंगे, लेकिन आगे से क्या पब्लिश हो जाती है, प्रेस रिलीज पब्लिश हो जाती है। क्लाइंट उससे नाराज़ हो जाता है। तो क्लाइंट अक्सर क्या करता है, वो देखना चाह रहा होता है कि मेरा जो कंटेंट पब्लिश होगा वो किस तरह का पब्लिश होगा, उसे सैंपल चाहिए होता है। तो सैंपल का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जिस बंदे के साथ, जिस एडमिन के साथ आपकी डील है, जब डील आपकी क्लोज हो जाए, आप प्राइस फाइनलाइज कर लें उसके साथ, तो फिर उसे कहें यार कि मुझे एक सैंपल पोस्ट भी दिखाओ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा आर्टिकल कैसा नज़र आएगा। आप एडमिन से ही एक सैंपल ले लें और सैंपल लेके आगे वो अपने पास सेव कर लें, तो जब कभी क्लाइंट आपसे सैंपल मांगे वो सैंपल पोस्ट उसको दिखा दें। वरना प्लान बी तो हमारे पास है। प्लान बी क्या है कि आप वो वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट खोल लें और वेबसाइट खोल के उस पर कोई भी आर्टिकल है वो ओपन करके उसका लिंक कॉपी करके जो यूआरएल है वो एज अ सैंपल पोस्ट क्लाइंट को दिखा दें। लेकिन मेरे नज़दीक ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जिसने आपका आर्टिकल पब्लिश करना है आप उसी से सैंपल लें। अगर वेबसाइट का मालिक है तो उससे सैंपल लें। अगर फ़र्ज़ करें बीच में कोई थर्ड पर्सन है
तो आप उससे सैंपल मंगवाएं और वो आगे फिर क्लाइंट को फॉरवर्ड करें कि लो जी इस तरह का आर्टिकल पब्लिश होगा आपका। आज के लेक्चर की थर्ड लास्ट टर्म है ऑथर अकाउंट्स। देखिए बात कर ऐसा होता है कि फर्ज करें मैं एक वेबसाइट का एडमिन हूं, आपने मुझसे कहा कि मैंने आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवानी है, तो मैंने आपसे कहा जी कि ठीक है पब्लिश कर दूंगा, जो 1 गेस्ट पोस्ट है उसकी प्राइस है $100। तो आपने मुझसे कहा कि मैं एक फ्रीलांसर हूं, मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मैं बहुत सारी पोस्टें पब्लिश करवाऊंगा आपकी साइट के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा जी कि एक काम करें फिर कि मेरे पास एक ऑप्शन है, आप मुझे इकट्ठा $1000 दें और 1 महीने में जितनी मर्जी पोस्टें लगा लें मेरी साइट के ऊपर। मुझे इसका फ़ायदा क्या मिला कि मुझे $1000 इकट्ठा आ गया। आपको इसका फ़ायदा क्या मिला कि मैं आपको एक अकाउंट बना के दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, आप मेरी वेबसाइट खोलेंगे, उस पर लॉगिन करेंगे और खुद आर्टिकल पब्लिश कर लेंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो ये जो मैं अकाउंट आपको बना के दूंगा इसे कहा जाता है ये ऑथर अकाउंट है। तो कुछ वेबसाइटें जब उनसे आप बल्क में आर्टिकल पब्लिश करवाने की बात करते हैं, डिस्काउंट्स की बात करते हैं, तो फिर आपको वो ये ऑप्शन दे देती हैं कि हमारे पास ऑथर अकाउंट्स की ऑप्शन मौजूद है, अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंट आपको मिलेगा ये ऑथर अकाउंट है। एडमिन को फ़ायदा क्या मिला, इकट्ठी पेमेंट आ गई। आपको फ़ायदा क्या मिला कि आपने $1000 खर्चा, वैसे आपको $1000 में 10 पोस्टें मिलनी थी, इस तरह आपको $1000 में 1 माह में अनलिमिटेड पोस्टें मिल गई। आप चाहे 100 पोस्टें लगा दें उस साइट के ऊपर, तो फ़ायदा आपको ज़्यादा मिल जाएगा। आज की सेकंड लास्ट टर्म है गूगल शीट्स। गूगल शीट एक्चुअली क्या है, हम गूगल पे जाते हैं, जब गूगल हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास ये जो 6 डॉट्स हैं, बल्कि 9 डॉट्स हैं, इन 9 डॉट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो गूगल की हमें बहुत सारी ऐप्स नज़र आती हैं। इन ऐप्स में से जो एक ऐप है वो गूगल शीट्स है। एक्चुअली गूगल शीट क्या है, ये जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये उसका ऑल्टरनेटिव है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन आ जाती है, जब मैं ब्लैंक शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह की ही मेरे पास ये शीट एक ओपन हो जाती है। जिस तरह वहाँ हम अपना डाटा मैनेज करते हैं तो यहाँ भी डाटा अपना मैनेज कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये तमाम डाटा आपका गूगल ड्राइव के ऊपर स्टोर हो रहा होता है। यानी अगर मैं इस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और मेरा डाटा यहाँ में महफूज है, मैं कहीं टूर पे गया हूँ, कहीं आउट ऑफ सिटी हूँ, क्लाइंट का मुझे मैसेज आया मुझे अपना डाटा दिखाओ, तो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं घर वापस आऊँ और लैपटॉप पे वो फाइल निकाल के शेयर करूँ, बल्कि मेरे मोबाइल में अगर गूगल शीट्स की ऐप मौजूद है, मैं मोबाइल के अंदर से ही वो शीट निकालूंगा, डाटा कॉपी करूँगा और क्लाइंट को आगे से फॉरवर्ड कर दूँगा। ये तमाम जो डाटा आपका है वो ऑनलाइन सेव होता रहता है। इस शीट में डाटा आपने किस तरह ऐड करना है और किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात लाजमी करेंगे। आज की जो लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है वो है GBobber। अब GBobber एक्चुअली क्या है, gbobber.com हमारी अपनी एक ऐप है। इस ऐप को बनाया गया है ताकि आप अपने डाटे को इजीली मैनेज कर सकें। यहाँ पे इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जो डाटा आपने गूगल शीट में मैनेज करना होता है वो आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। गूगल शीट में डाटे को ऑर्गेनाइज करने में बाज़ वक़्त प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डाटे की बहुत अच्छे अंदाज से हो सकती है। इसके अलावा GBobber ऐप के अंदर अगर आप यहाँ पे फ्री साइन अप करते हैं तो फ्री में आपको बहुत ज़्यादा डाटा मिल जाता है। जो वेंडर साइटें हैं और क्लाइंट साइटें हैं वो यहाँ पे डाटाबेस में मौजूद हैं, वो यहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं। उनके ईमेल जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी फाइंड करके यहाँ पे ऐड किए गए हैं। आप सिर्फ जस्ट उनको ईमेल्स को वेरीफाई करें और वेरीफाई करके आप उन पे आगे ईमेल्स सेंड कर दें। तो ये जो ऐप है GBobber, ये आपके लिए काफ़ी टाइम सेविंग हो सकती है। जो आपको डाटा ऑर्गेनाइज करने में, फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगता है, इस ऐप के थ्रू आप काफ़ी ईजीली उसको चीज़ों को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 2। अब इसमें आपकी सारी टर्म्स जो इस कोर्स में इस्तेमाल की जाएंगी मुकम्मल हो चुकी हैं। आपको अच्छे अंदाज से इनको याद करना होगा और ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में कहीं भी ये टर्म्स इस्तेमाल की जाएं आपको अच्छे अंदाज से इसकी समझ आ सके। और ये टर्म्स सीखने के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर आपका प्रैक्टिकल वर्किंग के साथ होगा। उस लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना होगा। जी, इससे पहले जो कोर्सेज़ थे हमारे इसमें असाइनमेंट्स नहीं थी, तो इस बार असाइनमेंट्स भी हैं। बस आपने खुद से ये असाइनमेंट्स पूरी करनी है। उसकी रीज़न कि हमारे पास चूँकि आप राब्ते में नहीं होंगे, तो आप अगर खुद से असाइनमेंट्स पूरी करेंगे, डिसिप्लिन अपने ऊपर नाफिज करेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। जो पहले लोग कहते थे मैंने कोर्स कर लिया अब क्या करूँ, तो वो मसला इस बार इंशाल्लाह हल होगा। तो चलें देखते हैं लेक्चर नंबर 3।